हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 28 और 29 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो भी वीडियो पे नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो अच्छे तरीके से मिल जाए। ठीक है, आज हम इसमें अपने द हिंदू और जो पीआईबी की सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं ताकि आप अच्छे तरीके से जिस तरीके से स्टे अपडेटेड रहते हैं उसी तरीके से आगे भी अपडेट मिलती रहे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम द हिंदू और जो पीआईबी की सीरीज इसको हम एमसीक्यू पैटर्न में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए जो हमने एक मार्किंग स्कीम तय की है उसमें आपको 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पे रहें। और जो आपका प्रीलिम्स है जिसके लिए 120 प्लस मार्क्स मतलब कम से कम 60% जो एग्जाम होता है वो क्रैक होना चाहिए, तो उतना आपका अच्छे तरीके से क्रैक हो जाए। अगर 10 में से 6 में से कम आंसर करेक्ट कर पाते हैं, मतलब 6 में से कम स्कोर गेन करते हैं, तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा और 24 घंटे के बाद जो भी वीडियो को देख रहा है हर किसी को एक एक बार इसको रिवाइज जरूर करना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी स्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, की एक स्टैचुरी बॉडी है, पार्लियामेंट एक्ट द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है। सेकंड है, यूनियन होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द एनईसी, एनईसी के जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन ये यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा धीरे से राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, स्टैचुरी बॉडी इसको स्टैब्लिश किया गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं क्या आपके होम मिनिस्टर होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है इसमें 8 स्टेट आते हैं, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ये स्टेट आते हैं जहाँ पे इनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट है, ठीक है, जिसको बनाया गया था 1971 में, उसी के तहत ये सारे 8 स्टेट का डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर ये इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी रिसेंटली थोड़ा सा एक चीज़ और याद देख लीजिए कि रिसेंटली अभी डोनर मिनिस्ट्री को इनॉग्रेट किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। ठीक है, जो डोनर मिनिस्ट्री क्या करेगी, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल होती है उसके लिए ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री साथी इनिशिएटिव। तो साथी इनिशिएटिव को अभी लॉन्च किया गया है, तो ये किससे रिलेट करता है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, किसको नीति आयोग ने लॉन्च किया गया है कोलैबोरेशन करने के लिए, कोलैबोरेशन करके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ। सेकंड है, इट एम्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस इशू फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कि इसका जो एम है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना गाइडलाइंस जो इशू की जाती हैं ताकि सेफ ऑपरेशन किया जा सके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ का। तो कौन सी इस चीज़ में करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर दीजिए। चलो आई होप आपने इसका सोच लिया, देखते राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखिए इसको जो लॉन्च किया नीति आयोग ने लॉन्च नहीं किया, इसको टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। सेकंड, इसमें जो एम दिया गया इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना गाइडलाइन जो इशू की जाती है ताकि सेफ ऑपरेशन की जा सके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इसने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके अभी साथी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसका जो फुल फॉर्म है ये याद रख सकते हैं कि सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, की जो भी होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, इनके ऑपरेशन को और अच्छे से बनाए रखना, इनकी हॉस्पिटैलिटी को अच्छे से बनाए रखना ताकि एक अच्छा खासा सहयोग दिया जा सके, जो भी वहाँ पे अगर कोई भी कस्टमर आते हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी बरकरार रहे। ठीक है, उसके लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो मेंस में अगर टूरिज्म के ऊपर कुछ लिखने के आता है तो वहाँ पे आप इस इनिशिएटिव को कोट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, अदर के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबल टूरिज्म, कि ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रमोशन करने के लिए सस्टेनेबल और यूनिवर्सल एक्सेसिबल टूरिज्म को। सेकेंड है, इट हैज़ डेजिग्नेटेड 2020 एज द ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, की जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसको डेजिग्नेट किया गया है 2020 के लिए एक ईयर ऑफ टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने इसका सोच लिया होगा, देखते राइट आंसर क्या है।
देखिए इसमें जो बताया गया कि क्या ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रमोशन करने के लिए सस्टेनेबल और जो यूनिवर्सल एक्सेसिबल टूरिज्म होता है इसका। सेकंड है क्या इसको डेजिग्नेट किया गया 2020 के लिए ईयर ऑफ टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया है, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में कि ये जो एजेंसी है ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये आपको याद रखना है, पेपर में कभी कभी दिया जाता है कि ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो मेंबर है ये 159 मेंबर है, जिसमें इंडिया भी एक इसका पार्टिसिपेटिंग मेंबर, और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें 6 एसोसिएटेड मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर मेंबर है और 500 से ज़्यादा इसमें एफिलिएट मेंबर जुड़े हुए हैं, जो इसके मेन मेंबर अभी नहीं है। तो मेन मेंबर कितने टोटल 159 है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड जापान बोथ आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज, कि इंडिया और जापान कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है जो यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज, क्या मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया जापान दोनों हैं। सेकंड है जीमैक्स एंड थर्ड है युद्ध अभ्यास। सो कौन सी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले देखिए रिसेंटली अभी जीमैक्स एक्सरसाइज, ठीक है, जीमैक्स अभी इंडिया और जापान के बीच इसको रिसेंटली मतलब कंडक्ट कराया गया है, इसलिए जीमैक्स काफ़ी न्यूज़ में था। और मालाबार एक्सरसाइज सभी को पता है कि मालाबार एक्सरसाइज इंडिया जापान और यूएस के बीच में होती है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, राइट आंसर आपका वह ए हो जाता है, ए विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि जो युद्ध अभ्यास है ये इंडिया और यूएस के बीच होती है, ना कि इंडिया और जापान के बीच होती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो ये है, और जो रिसेंटली जो जीमैक्स एक्सरसाइज हुई है इसका जो लोकेशन है ये याद रख लीजिए कि इसको अभी कंडक्ट किया गया है ऑफ कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम, ठीक है। इसको मतलब सॉरी, इसको जो कंडक्ट कराया गया है ये आपकी नॉर्दर्न अरेबियन सी, ठीक है, नॉर्दर्न अरेबियन सी में इसको कंडक्ट कराया गया है। और ये जो एक्सरसाइज है ये बाइनल एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जो क्या करती है मतलब हर 2 साल में इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसके पहले जो एक्सरसाइज हुई थी 2018 में हुई थी, जो विशाखापट्टनम में अक्टूबर 2018 में कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेस, सेस के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है सेस टैक्सेस हैव एन ईयर मार्क पर्पस बट डो नॉट गिव द कॉन्ट्रीब्यूटर एन एंटाइटलमेंट ऑफ अ बेनिफिट इन एक्सचेंज, कि सेस टैक्स होता है ये एक ईयर मार्क पर्पस के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रीब्यूटर और या फिर किसी प्रकार का एंटाइटलमेंट नहीं देता है किसी बेनिफिट एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट सेस टैक्स रेवेन्यू टू बी पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मैंडेट करता है कि सेस जो टैक्स है ये एक डिविजिबल पूल का पार्ट है, जिसके तहत जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी टैक्स रहेगा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है, समझ लेते। सबसे पहले जो सेस टैक्स है क्या ईयर मार्क पर्पस के लिए लगाया जाता है, तो ये हमने जब भाई परसों वीडियो को डिस्कस किया था वहाँ पे भी चेक किया था कि जो सेस होता है ये ईयर मार्क पर्पस के लिए लगाया जाता है, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट फील्ड में एक अच्छा खासा डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे एजुकेशन टैक्स हो सकता है, ठीक है, हेल्थ टैक्स हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए इसको लगाया जाता है। सेकंड जो सेस टैक्स होता है, ठीक है, क्या इसको ये डिविजिबल पूल का पार्ट होता है कि इस सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो देखिए ये गलत दिया हुआ है, ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होता, ठीक है। जो मेन टैक्स होता है जो आपका इनकम टैक्स होता है वो डिविजिबल पूल का पार्ट होता है, तो वो जितना भी कलेक्ट होता है वो आपको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलके बांटती जितना भी उनका कलेक्शन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाता है, ए विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखिए आर्टिकल जो 270 है, आर्टिकल 270 ये बताता है कि जो सेस होता है अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है तो वो आपका डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आर्टिकल 270 और आर्टिकल 271 ये बोलता है कि जो इनकम टैक्स होता है, जो टैक्स होता है, ठीक है, उसको लगाया जाता है किसी डिविजिबल पूल के लिए, ठीक है, ताकि जो सेंटर और जो स्टेट दोनों जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली है कि इसका जो बेस ईयर है इसको 2014-15 है और जो इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। सेकंड है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है डिटरमाइन करती है पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट, की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये डिटरमाइन करती है पॉलिसी रेट जो रिक्वायर होता है सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये रिक्वायर होती है अचीव करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, इसीलिए ये क्या करती है, पॉलिसी रेट को भी डिटरमाइन करती है। तो सेकंड आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें जो एनएसओ है, ठीक है, ये पब्लिशिंग एजेंसी तो है, बट जो इसका बेस ईयर है ये 2014-15 नहीं है, 2012 इसका बेस ईयर है। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं कि देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई होता है वो इन्फ्लेशन टारगेट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भेज देता है, ताकि वो वहाँ पे पॉलिसी रेट जितना भी होता है, जितना रिक्वायर्ड होता है इन्फ्लेशन टारगेट के लिए, वो उसको डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके साथ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस होता है, ठीक है, जिसको एनएसओ कहते हैं, ठीक है, ये कुछ और भी चीज़ों पे अपने डेटा को देता है। जैसे हो गया अगर जीडीपी का डेटा निकालना तो वहाँ पे एनएसओ कुछ हेल्प करता है। आईआईपी में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है वहाँ पे हेल्प करता है सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में जो एनएसओ होता है वो अपनी रिपोर्ट को देता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उनमें हेल्प की जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो सीपीआई है ये 8 भागों में इसको डिवाइड किया गया ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों का डेवलपमेंट किया जा सके। जैसे हाउसिंग, यहाँ से सीपीआई को देखा जाता है किस तरीके से वर्क हो रहा है। फूड एंड बीवरेजेस, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अपैरल और हाउसिंग, ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है इन सभी चीज़ों में यहाँ पे वर्क किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट टू एक्सीड 500, की जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये प्रोवाइड कराता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो 500 से मतलब 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली, की कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड नहीं करता जो ड्यूरेशन होता है, समय होता है स्टेट असेंबली के बीच का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 170 है, आर्टिकल 170(1) है, ये बताता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इसके अंदर 500 से ज़्यादा, मोर 500 मेंबर आप इसके अंदर नहीं रख सकते हैं, और नॉट लेस देन 60 मेंबर, तो 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। जिनको चूज़ किया जाता है डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट, कि डायरेक्ट इलेक्शन से इनको चूज़ किया जाता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो स्टेट की होती है उनके अंदर जो इलेक्शन होता है। लेकिन आर्टिकल 172(1) ये कहता है कि जो एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एवरी स्टेट के अंदर, ठीक है, चाहे जल्दी से मतलब मतलब अदरवाइज अगर वो अनलेस सूनर डिज़ोल्व हो गई, जैसे जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाती है किसी कारण अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है, तो जो शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर, कि उसको कम से कम 5 साल तक चलना चाहिए फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपीरिएशन ऑफ द स्टेट पीरियड ऑफ 5 ईयर शैल ऑपरेट एज द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। अगर असेंबली डिसॉल्व भी हो जाती है तो वो अगले 5 साल तक कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करता है कि ड्यूरेशन स्टेट असेंबली में होना चाहिए, तो ये गलत है। कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है कि अगर जो क्या होता है कि अगर जो आपकी असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है तो उसमें अगले 5 साल तक का समय कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करके रखा है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ पब्लिश द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। तो अभी किसने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 को पब्लिश किया है? ऑप्शन ए जर्मन वॉच, ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑप्शन डी यूनिसेफ। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया, देख लीजिए राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 इसको अभी रिसेंटली जर्मन वॉच नाम की एक एजेंसी है, इसने इसको पब्लिश किया है।
तो राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। कुछ और चीज़ इसके बारे में समझते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 इसको जो पब्लिश किया जर्मन वॉच ने, इसने एनालाइज किया है कि जो भी एक्सटेंड कंट्रीज़ हैं और जो रीजन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं, चाहे इम्पैक्ट हो कि वेदर रिलेटेड कोई लॉस हुआ हो, या फिर कोई स्टॉर्म से रिलेटेड कोई लॉस हुआ हो, फूड से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड कोई लॉस हुआ हो, या फिर हीट वेव्स, इन सभी से रिलेटेड कोई भी लॉस अगर ग्लोबल क्लाइमेट से रिलेटेड हुआ है तो उन सभी चीज़ों को लेके ये एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है, किसके ऊपर, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के ऊपर। तो जर्मन वॉच ने इसको इस साल पब्लिश किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो रिपोर्ट है ये इसका 5th एडिशन पब्लिश किया गया है, जिसको ये एनुअल एनालिसिस के बेस पे, मतलब साल में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसी के बेस पे इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। तो अभी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 भी पब्लिश किया गया है, ठीक है, मतलब उसके रिगार्डिंग की स्टेटमेंट है, तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर द असेसमेंट ऑफ डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, फ्लड, ड्रॉट्स एंड सी लेवल राइज। कि जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो भी असेसमेंट करता है डिजास्टर को लेके, जैसे अर्थक्वेक आता है, स्टॉर्म्स होते हैं, जो फ्लड होते हैं, ड्रॉट होता है, और सी लेवल अगर बढ़ता है तो इन सभी चीज़ों पे क्या करता है, अपनी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को पब्लिश करता है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू WRI अमंग द कॉन्टिनेंट ओशिनिया इज एट द हाईएस्ट रिस्क। कि जो WRI की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो ओशिनिया है ये हाईएस्ट रिस्क में बताया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो स्टैटिकल मॉडल जो बताया गया है कि अर्थक्वेक को, स्टॉर्म्स को, फ्लड, ड्रॉट और सी लेवल अगर राइज होता है तो इन सभी चीज़ों में क्या करता है, असेसमेंट करता है। तो फर्स्ट में आपकी करेक्ट है। सेकंड कि अकॉर्डिंग टू जो WRI ये ओशिनिया जो है ये हाईएस्ट रिस्क इसको बताया गया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाता है। कुछ और चीज़ इसके बारे में समझते हैं कि जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है, ठीक है, ये असेसमेंट करता है आपका अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स और जो फ्लड, जो ड्रॉट और सी लेवल राइज होता है इसी के ऊपर। साथ ही साथ जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 है, ठीक है, ये कुछ स्पेशल फोकस करती है, जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है माइग्रेशन का, ठीक है, कि ज़्यादा पानी होने से सी लेवल राइज बढ़ने से जो एरिया पानी के कारण जो डूब जाते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है लोगों का। तो उन सभी चीज़ों को भी देखता है, जिसको रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसको UNUEHS कहा जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फोकस की जो रिपोर्ट होती है जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन इसको भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसको जो पब्लिश किया जाता है ये UNUEHS के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो अमंग कॉन्टिनेंट्स हैं और जो इसमें ओशिनिया ये हाईएस्ट रिस्क में बताया गया है, और इसके बाद जो अफ्रीका और जो अमेरिका है, ठीक है, ये इसके बाद इसका सेकेंड नंबर लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन लाया गया था ये 2011 से लाया गया था, उस समय से इसको हर साल पब्लिश किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो 2010 का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ FCRA इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। सेकंड, जो अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 ईयर, कि इस एक्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको हर 5 साल में रजिस्टर होना पड़ता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, क्या इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउस फाइनेंस है। देखिए ये गलत है। सेकंड है कि जो इसके अंडर इस एक्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या उनको हर 5 साल में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका बी हो गया। मतलब जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली जो आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसीलिए ये जो पुराना वाला एक्ट था इसके ऊपर जो क्वेश्चन था ये जरूरी था, इसलिए इसमें बनाना भी, ठीक है, इसलिए इसको बना दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और जितना भी स्कोर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई डाउट हो तो भी लिख दीजिएगा, ठीक है।
और नेक्स्ट टाइम जितने भी स्कोर हैं उसको कोशिश करिएगा कि आगे से आगे बढ़ा जाए, कम से मतलब जितना भी स्कोर है वो 6 से ऊपर ही रहे, कम ना आए, ताकि आपकी एक सेफ जोन पे आप फॉल करें और अच्छे तरीके से आपसे प्रीलिम्स भी निकल जाए। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।